गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज थोड़ा क्लास लेट है हमारी। दिन में थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी था, इस कारण। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक आपका डिस्कस किया था कि जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम पे और क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे। दूसरा टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपका डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल्स के कौन कौन से इंटरमीडियरीज पार्टीज या फिर उनको हम कहें पार्टिसिपेंट जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में डील करते हैं, वो कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक है, ब्रोकर, एजेंट और जो अदर पर्सन जो डील करते हैं। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा उसी से सिमिलर है। अर्लियर इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था एसेंशियल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये सिमिलर टॉपिक है थोड़ा। इसको मैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ ब्रेक में पार्ट्स में इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, तो आज इस टॉपिक को हम पूरा ब्रीफली स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क दैट मीन्स के एसेंशियल फैक्टर्स पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या ज़रूरत है। हिंदी में इसको अनुबंध कहा जाता है कि अनुबंध के अंदर क्या कौन सी बातें होनी चाहिए। तो शुरुआत से इसको हम बात करते हैं पहले लीगल फ्रेमवर्क की। कि देखो, कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो मार्केट प्लेस हो, हर जगह कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपका आरबीआई एक्ट बना। फिर आरबीआई को वो पावर असाइन की गई एज ए अपेक्स बॉडी, जिससे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एज एक नियंत्रक और एक नियामक संस्था के तौर पर। उसी तरह जब हम बात करते हैं आपकी शेयर बाजार की, स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पर एक दूसरी तरह की आरबीआई जैसे एक संस्था सेबी को वहाँ पे स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको वही रेगुलेशन और कंट्रोलिंग पावर दी गई है बाजार को नियंत्रित और नियामक करने के लिए, जिसके लिए सेबी एक्ट पास किया गया था। उसी तरीके से बाजार में जितने भी समझौते होते हैं, अब हम जानते हैं समझौते क्या होते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी भी चीज़ को बेचने खरीदने के लिए, ठीक है, प्रस्ताव देते हैं और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो जाहिर तौर पर इसे एक समझौता कहा जाता है। सिंपली एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी ऑफर समथिंग to sell and another party accepted the offer with a fixed consideration with a lawful consideration। मतलब कुछ लाभ, कुछ पैसे के बदले में जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ बेचने को तैयार होता है, तो उसे जनरली हम एक समझौते के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। तो कोई भी समझौते देखो पुराने समय से होते आए हैं। बहुत सारे समझौतों में, ठीक है, कानूनी पक्ष भी होता है, बहुत सारे समझौते ठीक होते हैं, लेकिन कुछ समझौतों में एक पक्ष या दोनों पक्ष की गलती के कारण कुछ त्रुटि, कुछ फॉल्ट आते हैं, जिसके बाद एक पक्ष को या दोनों पक्षों को आर्थिक हानि, मॉनेटरी लॉस हो सकता है, जिसके बाद कोई भी पक्ष उसमें से उस मॉनेटरी लॉस को, क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, क्लेम के लिए न्यायालय या पुलिस सहायता ले सकता है। तो अब किन अवस्थाओं में, किन कंडीशन में उसको पुलिस सहायता दी जाएगी, या जो वो समझौता था उन दोनों पार्टीज के बीच में, क्या वो कानूनी रूप से वैध था, नहीं था, हर पक्ष को जानने के बाद ही सारा प्रोसीजर आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो शुरुआत में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब इसकी थोड़ी जो शुरुआत है वो बिफोर इंडिपेंडेंस है, मतलब आज़ादी से पहले ही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो पास कर दिया गया था अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, जिसका मकसद ही यही था कि जितने भी समझौते होते हैं दो पक्षों के बीच में, उनको एक कानूनी वैधता दी जाए कि अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ धोखा करता है, कुछ चीट करता है, फ्रॉड करता है, तो दूसरा पक्ष, जिस पक्ष ने फ्रॉड किया है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर सकता है। उसके अगेंस्ट में एक लीगल क्लेम, एक लीगल एक्शन के लिए वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है। अब चूंकि हमारा इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, या यूं कहें जितने भी बिजनेस हैं, डीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं हर जगह एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। जहां भी हम सेल परचेज की बात करेंगे वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट
दो पार्टीज के बीच में साइन होता है। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट आपका जो एग्रीमेंट आपका, पहले हम बात करते हैं, देखो दो चीजें होती हैं। फिर सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बदलता है। एग्रीमेंट सिर्फ एक साधारण शब्दों में कि जब एक व्यक्ति ने बेचने के लिए कुछ प्रस्ताव रखा और दूसरे व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो इसे समझौते के तौर पे जाना जाता है, सिंपली एन एग्रीमेंट। लेकिन वो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसमें, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब उसमें कानूनी वैधता, कानूनी पक्ष जोड़ दिया जाएगा। सिंपली एन एग्रीमेंट कन्वर्ट इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। दैट मीन्स एनफोर्सिबिलिटी जब उसमें जुड़ जाती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सिंपल में, एक अगर एक लाइन में कहें, ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स, के सभी अनुबंध समझौते होते हैं। लेकिन इसका उल्टा, ऑल दी एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, के सभी समझौते अनुबंध नहीं होते। जाहिर सी बात है, अनुबंध हुआ है तो वो समझौता हुआ है, तो समझौता है वो। लेकिन सभी समझौते अनुबंध का रूप नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ, आपके पास कोई चीज है, आप अपने दोस्तों के साथ बेचना चाहते हैं, ठीक है, एक ओरल कम्युनिकेशन से, जिसके लिए आपने कोई साइनिंग, कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनाया, कोई विटनेस नहीं है, आपके पर्सनल रिलेशंस के कारण आपने वो चीज अपने फ्रेंड को बेच दी। मतलब वो आपका एक पर्सनल एक समझौता हुआ, वहां पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज अराइज नहीं हुई, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। लेकिन जब उसको आप एक पूर्ण, कि भाई आपने बिल उसको, ठीक है, हैंड ओवर किया, ओनरशिप आपने जो भी आपने सामान दिया उसकी, वो आपको उसको हैंड ओवर की, उसकी ओनरशिप, जिसका पहले आपका नाम था फिर उसका नाम उसमें ट्रांसफर हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने अपना स्कूटर, बाइक आपने अपने फ्रेंड को, ठीक है, बेच दिया, तो उसकी आरसी ट्रांसफर हुई, जो लीगल प्रोसीजर वो कंप्लीट हुआ, प्लस एक कंसिडरेशन, मतलब कुछ बेनिफिट आपको उसमें रिसीव हुआ। ध्यान रखिए, जब तक किसी भी समझौते में लाभ नहीं होता तो उसे अनुबंध में नहीं माना जाएगा। मतलब आपने कोई चीज फ्री में दे दी किसी को, ठीक है भाई, आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई चीज आपके पास थी, अनयूज थी, आपको लगा भाई उसको हैंड ओवर कर देते हैं, तो इसे अनुबंध की श्रेणी में या कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब आपने कोई चीज किसी को दी, लेकिन उसके रिवर्ट में, बदले में आपने लाभ की प्राप्ति की, आपको कोई कंसिडरेशन रिसीव हुआ। तो शुरुआत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बना 1872 में, जिसका पर्पस ही यही था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनको एक जर्नल, जो एक सिद्धांत है वो बनाए जाए। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है कि जितने भी समझौते होंगे उसके लिए कुछ ना कुछ आपका एक बेस होना चाहिए, एक आधारभूत संरचना होनी चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए। तो उन सिद्धांतों जितने भी आपके समझौते हैं कि वो सिद्धांतों पर आधारित हो, तो इसलिए आपका ये अनुबंध अधिनियम 1872 ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, इसमें समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, इंपॉर्टेंट इसमें मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट होते रहे हैं। अब बारी आती है कि रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, के एक जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक का हमने नाम पहले डिस्कस किया था, इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि भाई कौन कौन सी बातें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो इसके अंदर फैक्टर है, एलिमेंट है, वो होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स के इसमें ये नहीं कि आपको फोर्सफुली कोई चीज बेची गई है, फोर्सफुली कोई चीज आपको हैंडओवर या उसको ओनरशिप को ट्रांसफर किया गया। दैट मीन्स विलिंगली एक पार्टी ने, कोई उसके पास जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं या वो अपनी सर्विसेज को ऑफर्ड करता है, देन दूसरा जो पक्ष है, जो दूसरी पार्टी है, उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। सेकंड पार्टी गिव एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल ऑफ फर्स्ट पार्टी, देन इट बिकम एन एग्रीमेंट, फिर ये एक समझौते का रूप ले लेता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था आपका, वो था लीगल कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज, या इसको हम कह सकते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो चीजें इसमें हो सकती हैं। पहला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, के आप जो भी समझौता करने जा रहे हैं, जो भी आप किसी प्रोडक्ट की सेल परचेज करने जा रहे हैं, या फिर आप इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इंटेंशंस हैं,
वो एक लीगल रिलेशन को क्रिएट करनी चाहिए। दैट मीन्स आपका जो उद्देश्य है वो एक संवैधानिक होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए, ना कि आप कानून को धोखा देना चाहते हैं, चीट करना चाहते हैं, कोई फ्रॉड करना चाहते हैं। उस इंटेंशन से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट नहीं माना जाएगा। इसी में फिर पॉइंट है आपका कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, मतलब क्षमता दोनों पक्षों की, कि जो 2 पक्ष हैं, एक इंश्योरर, दूसरा आपका इंश्योर्ड पर्सन, दोनों के दोनों कानूनी तौर पर एक लीगल कैपेसिटी, मतलब एक उनका, इनको हम कह सकते हैं कि सक्षम वो होने चाहिए, मतलब एक उनका 18 साल से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए और बौद्धिक तौर पर दोनों व्यक्ति स्वस्थ होने चाहिए। दैट मीन्स साउंड बीइंग पर्सन होने चाहिए, ना कि उनके अंदर कोई, आपका कह सकते हैं कि कोई उनकी, एक होता है कि भई आपके कुछ पर्सन होते हैं जिनका मानसिक विकास नहीं होता, कुछ उनके अंदर कमियाँ होती हैं, तो इस तरह के वो पर्सन नहीं होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आपका लॉफुल कंसीडरेशन, मतलब अभी एक पॉइंट मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपने फ्री में कोई चीज़ दी किसी फ्रेंड को, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मानेंगे। ठीक है, आपने कोई चीज़ फ्री में दी, उसके बाद उस फ्रेंड ने क्या किया, उस आप मान लिया आपने किसी को स्कूटी उधार ऐसे ही चलाने के लिए दी, और उसने क्या कर दिया, स्कूटी को गिरा दिया, तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तो आपको कुछ इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन मान लिया आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई एग्रीमेंट किया है कि भई आपने स्कूटी रेंट पे दी है, उधार पे दी है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके बदले में आप उससे कुछ पैसे भी लेंगे कि भई 10 दिन आप इसको रेंट पे रख लो, ठीक है? और फिर उसके बाद आप मुझे इसको वापस करेंगे। लेकिन उस ड्यूरेशन में अगर स्कूटी का नुकसान होता है, तो उसके लिए फिर आप दावा क्लेम कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट जुड़ जाएगा, जहाँ पे कंसिडरेशन की बात एक कॉन्ट्रैक्ट में की जाएगी, तो उसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी वैध समझौता माना जाएगा, उसे एक अनुबंध का रूप दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका कॉन्सेंसस। ये पॉइंट आपका वैसे जुड़ा हुआ पिछले पॉइंट से ही। कॉन्सेंसस दैट मीन्स सेम माइंड। सेम माइंड इसको आप कहेंगे कि जो दोनों पार्टी हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दोनों का उद्देश्य सेम है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचना चाहती है और आप उस इंश्योरेंस को खरीदना चाहते हैं। मतलब दोनों पक्षों की तरफ से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर रहे हैं, दोनों का उद्देश्य समान है कि एक बीमा बेचना, एक का व्यवसाय वही है, बीमा बेच रहा है, और दूसरे का, ठीक है, उसको ज़रूरत है तो वो उस बीमा को खरीदना चाहता है। अब इसमें एक ज़रूरी पॉइंट आता है आपका फ्री कंसेंट, स्वीकृति। ठीक है? क्योंकि स्वीकृति से ही एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल, एक रूप बदल जाता है। ठीक है? स्वीकृति मतलब अगर मान लिया आपने आपको इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफ़र किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है? तो उसको कहा जाएगा फ्री कंसेंट, मतलब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आपने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आपने अपनी कंसेंट उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए दी है। लेकिन अगर आपको किसी कंडीशन में फ़ोर्सफुली अगर आपको कंसेंट देना पड़े, ठीक है? या यूँ कहें कि एक पार्टी की तरफ से तो फ्री कंसेंट है, लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से फ्री कंसेंट नहीं है। तो उसको तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में माना जाएगा जब तक कि दूसरा पक्ष उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। मतलब मान लिया फ़ोर्सफुली मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में एडमिट हो जाता हूँ, मतलब मैं कोई चीज़ स्वीकार कर लेता हूँ किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके, तो तब तक वो चीज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही मानी जाएगी जब तक कि मुझे कोई नुकसान या कुछ घटना होने के बाद मैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है, न्यायालय में या पुलिस में कोई कानूनी कार्रवाई की माँग करता हूँ। तो जब तक ऐसा ना हो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि भई उसमें जेल में, प्रिज़न में अगर मान लिया किसी कैदी को पुलिस फ़ोर्सफुली हाँ करा लेती है, भई क्राइम में, किसी में कोई क्राइम हुआ तो उसमें फ़ोर्सफुली वो उसको एडमिट कराती है कि भई हाँ, आपने वो क्राइम किया है, उसको 3rd डिग्री या टॉर्चर के कारण। लेकिन जब न्यायालय में बात आती है, न्यायालय में वो कैदी जब ये बात स्वीकार करता है कि भई जो मैंने स्वीकृति दी है, सहमति दी है, मैंने पुलिस प्रेशर में आके दी है, दबाव में आके दी है, तो वहीं पर ही वो दावा, वो जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो वहीं पर बंद कर दी जाएगी और फिर दोबारा से तथ्यों की जाँच उसके लिए न्यायालय उसमें आदेश देगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर बारी आती है आपकी, लास्ट पॉइंट इसमें आप आपका है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको आप कह सकते हैं कि
लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो वो जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जो आपके लीगल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है? जैसे मान लिया आप कोई टैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो टैक्सेशन अथॉरिटी है, उसके जो लीगल नॉर्म्स फॉर्मेशन है, वो फॉलो होने चाहिए। अगर आप शेयर बाज़ार में डीलिंग करते हैं, तो जो सेबी के नॉर्म्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो फॉलो होनी चाहिए। अगर आपका बैंकिंग सिस्टम में कोई डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो आरबीआई के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो फुलफ़िल होने चाहिए। मतलब कुल मिला के जो लीगल प्रोसीजर्स है, वो पूरे कंप्लीटली कंपाइल होने चाहिए, ठीक है? या फिर जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का, वो एक लीगल होना चाहिए। मतलब सभी तरह के जितने भी कानून हैं या जितने भी आप कह सकते हैं टर्म कंडीशंस हैं, रूल रेगुलेशन हैं, मेड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपके लोकल अथॉरिटीज़, वो कोई भी रूल उससे ब्रेक होना नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से। तो ये कुछ रिक्विजिट्स थी, ये कुछ एक आपके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। अब इसको देखो थोड़ा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, थोड़ा-सा इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पॉइंट हमने डिस्कस किए ये आपके एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें भी रिक्वायर्ड होने चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर में इनके साथ-साथ ये एलिमेंट्स तो रिक्वायर्ड हैं क्योंकि ये क्या आपके जनरल एलिमेंट्स हैं। ये आपके क्या है एक आधारभूत सिद्धांत हैं जो कि एक अनुबंध में होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस में कुछ और बातें इसके अंदर जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 2 बातों का 2 एलिमेंट्स का होना रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। नंबर 1 अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको आपको एक प्रिंसिपल भी आपका ये सिद्धांत भी है लाइफ इंश्योरेंस का। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब सद्भाव का सिद्धांत के जो भी इंश्योरेंस आप कर रहे हैं दैट मीन्स दोनों पार्टीज उसमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करती हैं, ठीक है? दोनों पार्टीज क्या करती हैं एक दूसरे को जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जरूरी जानकारियां हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को वो प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं। मतलब जो भी डिटेल एक दूसरे को बताई जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, दोनों पार्टीज की तरफ से वो इंफॉर्मेशन सही दी जाएंगी। दैट मीन्स दोनों पार्टीज एक दूसरे पर फेथ रखती हैं, दैट इज कॉल्ड अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है? दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि बीमा, या इसको कह सकते हैं आप आपका हिंदी में इसका पॉइंट हमने था आपका कि ब्याज योग्य हित, या इसको आप कह सकते हैं निजी हित। मतलब जो भी पार्टीज लाइफ इंश्योरेंस करा रही हैं उसमें उनका निजी हित जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराता हूँ तो उसमें मेरा निजी स्वार्थ है कि भाई मैं अपनी टेंशन को, मैं अपनी फैमिली को आगे, ठीक है, सफ़र पे नहीं देखना चाहता, तो मैं उस पर्पज़ के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराता हूँ। तो इस ये मतलब क्या है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब मेरा इसमें एक निजी हित इसमें जुड़ा हुआ है। दूसरा, मैं किसी दूसरे पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस बाय नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट जुड़ा नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस का नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के 2 ज़रूरी तथ्य, जितने भी जनरल एलिमेंट्स हैं उनके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में 2 पॉइंट आपके होने चाहिए। एक तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दूसरा आपका अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब सारी की सारी जानकारी, सारे तथ्य एक कंपनी अपने जो पॉलिसी होल्डर उसको बताएगी और जो पॉलिसी होल्डर है वो कंपनी को सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करेगा। फिर बारी आती है जनरल इंश्योरेंस की, कि जनरल इंश्योरेंस में कुछ पॉइंट्स, ठीक है, वही एक चीज ध्यान रखिए, जो पॉइंट आपके हैं ये सारे पॉइंट वही हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो अलग अलग कैटेगरी आपकी बनी हुई हैं। फिर जनरल इंश्योरेंस में फिर आपके 5 एलिमेंट्स अलग से आपके जोड़े गए हैं जो आपके जनरल इंश्योरेंस जनरल कॉन्ट्रैक्ट है एलिमेंट्स उनके अलावा, जिसमें फर्स्ट आपका है अटमोस्ट गुड फेथ। अगेन ये प्रिंसिपल इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी जरूरी है, इसका होना जनरल उसमें इंश्योरेंस में भी जरूरी है। दूसरा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी सेम कि इंश्योरेबल आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका निजी हित होना चाहिए। उस अगर आपने निजी हित देख के ही आपने कोई इंश्योरेंस या बीमा आपने कराया है तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तीसरा इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति,
मतलब क्षतिपूर्ति उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जनरल इंश्योरेंस जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब में एप्लीकेबल होता है। मतलब कोई भी आपको नुकसान होता है, ठीक है, किसी भी दुर्घटना से, किसी कारण से, तो आपको उस वस्तु के उस बीमा के बदले में आपको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। सैब्रोगेशन, प्रतिस्थापन, ठीक है। अब ये सैब्रोगेशन आपका लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, आपको बता चुके हैं, पहले भी इस पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सैब्रोगेशन प्रतिस्थापन मतलब कि जब आपने कोई जनरल इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, उसमें अगर आपने अपनी वस्तु का पूरा इंश्योरेंस क्लेम आपने ले लिया, पूरी क्षतिपूर्ति आपने ले ली, तो पूरी क्षतिपूर्ति लेने के बाद प्रतिस्थापन सिद्धांत क्या कहता है कि उस वस्तु के ऊपर फिर आपका मालिकाना हक नहीं रहता। मतलब एक बार अगर आपने वस्तु का पूरा क्लेम ले लिया इंश्योरेंस कराने के बाद, तो उस वस्तु पर फिर इंश्योरेंस कंपनी का मालिकाना हक बन जाता है। मतलब फिर आप उसको अपनी मर्जी से इधर-उधर बेच नहीं सकते। और लास्ट इसमें आपका है, एक पॉइंट इसमें हो रहा है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अंशदान, अंशदान हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अंशदान मतलब कि अगर मान लिया आपने 2 अलग-अलग कंपनियों से, 3 कंपनियों से आपने बीमा करा लिया, तो आपको जो आपका वस्तु का नुकसान हुआ है, उतनी ही राशि का आपको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है, जितनी आपका नुकसान बीमा के अंतर्गत हुआ है, समझौते के अंतर्गत। और लास्ट इसमें आपका है प्रॉक्सिमेट कॉज़, मतलब सशक्त या निकटतम कारण। मतलब बीमा कंपनी जब भी आप किसी क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करेंगे, आप क्लेम के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, पहले चेक करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि नुकसान होने का निकटतम, ठीक है, नियरेस्ट रीजन क्या है, किस कारण से आपकी मान लिया आग लगी है, किस कारण से मान लिया आपकी शिप डूब गई है, किस कारण से आपका एक्सीडेंट हुआ है, क्या कारण है जिसके कारण आपको नुकसान हुआ है, लॉस इनकर्ड हुआ है। उसके बाद ही आगे उस क्लेम प्रोसीजर को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये थे आपके एलिमेंट्स इंश्योरेंस बिजनेस आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में और आपके जनरल इंश्योरेंस में। अब बारी आती है आपके, ये अब हम बात करेंगे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की। तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज के एक बीमा अधिनियम, सॉरी, इसको कहेंगे आपका अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत जो आपका एक अनुबंध होता है उसको फिर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। जो मेन इसकी श्रेणियां हैं वो आप इसको थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या होता है, जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी आपकी एसेंशियल फॉर्मेलिटीज हैं, अगर उन सबको फॉलो किया जाएगा, या जितने भी रिक्विजिट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो आपके अनुबंध में शामिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट में वो सभी एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी आपको नुकसान होता है, कोई भी आपको लॉस होता है, तो आप उसके लिए एक लीगल लॉ सूट फॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप एक कानूनी याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आपने कोई सामान खरीदा है, आपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपकी दूसरी पार्टी के साथ में, और उसके बाद आपको कोई नुकसान होता है, कोई दुर्घटना के कारण कोई क्षति आपको होती है, तो आप फिर एक आप जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और क्लेम के लिए आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट आपका टाइप है वो आपका है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल, अब इसका थोड़ा हिंदी में मैं आपको बाद में इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, एक बीच की कड़ी होती है, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्ट या तो एक वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, लेकिन इनके बीच में भी एक कड़ी आपकी होती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जब तक कि उसमें एक पक्ष या एक से ज्यादा पक्ष उसमें अपनी आवाज नहीं उठाते। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मान लिया मैं किसी प्रेशर में आके, किसी दबाव में आके अपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्वीकृति दे देता हूँ, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसमें मैं किसी प्रेशर में आके उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता हूँ प्रेशराइज होके। तो जब तक मुझे उसमें नुकसान ना हो या जब तक मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, उसके लिए एक्शन नहीं लूंगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और जैसे ही मैं उसके लिए आवाज उठाता हूँ, या फिर मान लिया जैसे ही एक पार्टी की उसमें फ्री कंसेंट नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट है, फ्री कंसेंट है, स्वीकृति है,
दोनों पार्टी विलिंगली अपनी इच्छा से उसमें जुड़ी हैं। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्ष अपनी इच्छा से या अपनी विल से नहीं जुड़ता, अपनी विल से उसमें साइन नहीं करता, किसी दबाव में आके साइन करता है, या फिर उसको अगर सीधे तौर पे कहें, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्ष की फ्री कंसेंट नहीं होती, स्वीकृति नहीं होती, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फिर तीसरा इसमें आता है फिर आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपका यस, जो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के अंडर में, या कानूनी वैधता जिस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जुड़ी है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। देखिए आपके तीनों वर्ड्स थोड़ा सिमिलर हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पहला वैलिड, दूसरा वॉइडेबल, और तीसरा वॉइड। वॉइड को आप कह सकते हैं एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो कानून के समक्ष, कानून की निगाहों में एक आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर उसके बाद आता है एक और इसमें कैटेगरी आपकी है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही इलीगल एग्रीमेंट, और आप इसको कह सकते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि पब्लिक जो पॉलिसीज बनी हुई हैं, मतलब जो पॉलिसीज सभी के लिए सर्वमान्य है, सभी के लिए एक समान है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी को ब्रेक करता है, हु वायलेट द पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक प्रोसीजर, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद एक और इसमें कैटेगरी रखी गई है आपकी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है। अनएनफोर्सेबल मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण या कुछ ऐसी कमियां होती हैं उसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके कारण वो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकते। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको कानूनी दर्जा कभी भी नहीं दिया जा सकता। एक होता है कि आपने अपनी इंटेंशनली, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि स्टैंप पे साइन नहीं कराया, या आपने विलिंगली उस कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी पक्ष को नहीं जोड़ा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कानूनी पक्ष जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब वो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे, वो कभी भी कानूनी तौर पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लिया एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे इंडिया के साथ किसी कंट्री का कोई, ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा है, या फिर आप कोई ऐसे जैसे बात करें जैसे कि आपका ड्रग्स बेचने का ऐसा कुछ धंधा है इस तरह का, या फिर मान लिया आपका इलीगल वेपन का कोई आपका बिजनेस है, तो सीधी सी बात है, ये जो आपकी चीजें हैं, आपका ड्रग्स, वेपन्स, ये सब क्या है आपके, अगर इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा ही नहीं। न्यायालय या कोर्ट आपको सीधा कहेगा भाई ये चीजें बैन है, इनका समझौता, इनकी सेल परचेज आप नहीं कर सकते। तो सीधे तौर पर जो आपने समझौता किया है भाई एक गन को या किसी अदर ड्रग्स को बेचने का, तो वो समझौता नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई नुकसान होता है तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए हम या न्यायालय जिम्मेदार नहीं है। तो ये आपकी कुछ कैटेगरीज थी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, इसको याद रखिए। फिर आपको इसमें नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका, हम एजेंट का टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था आपका, तो इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ एजेंट, कि जो आपका एक एजेंट होता है, ठीक है, अभिकर्ता होता है। अभिकर्ता एजेंट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कंपनी की तरफ से जो बीमा पॉलिसीज हैं, जो आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो पॉलिसी होल्डर को, पोटेंशियल जो आपके बीमित व्यक्ति हैं, उनको पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करता है, और आगे उस पॉलिसी को बेचने के लिए आगे आता है कंपनी की तरफ से। तो कुछ ड्यूटीज के बारे में इसमें लिखा गया है कि भाई कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन कौन से, ठीक है, उत्तरदायित्व है एजेंट के जो कि उसको फुलफिल करने चाहिए, उसको अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए एक बीमित व्यक्ति के लिए। तो सीधी तौर पर अगर इसको हम बात करें तो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। कि सीधे तौर पर फर्स्ट इसमें जो प्रिंसिपल था हमारा, अटमोस्ट गुड फेथ। तो एक एजेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो कंपनी की तरफ से, ठीक है, एज ए फेथ पर्सन के तौर पर वो आगे रिप्रेजेंट हो, मतलब जो भी कंपनी की जानकारी है, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट क्या है, उसे आगे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा उस पॉलिसी बेचने से, कस्टमर का उसमें क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें जुड़ा होगा, कितना बेनिफिट उसका होगा, आगे कितना क्लेम सेटलमेंट है, वो सारी जानकारी एजेंट की तरफ से, ठीक है, पॉलिसी होल्डर को दी जानी चाहिए।
उसके बाद हिडन टर्म एंड कंडीशन के एजेंट की तरफ से जो भी हिडन टर्म कंडीशन है या जो भी, देखिए आपकी जो कंडीशन होती है दो तरह की होती है, एक होती है एक्सप्रेस कंडीशन, एक होती है आपकी इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस मतलब कोई चीज रिटर्न में या ओरल में, ठीक है, एक्सप्रेस की जाए, मतलब बताई जाए कि भाई हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज आपको, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और इम्प्लाइड होती हैं आपकी, मतलब जो एक तरह से आप कहेंगे कि भाई सर्वमान्य, मतलब आपको बताने की जरूरत भी नहीं है लेकिन वो चीजें ऑटोमेटिकली स्वचालित ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं, ठीक है। और एक्सप्रेस में क्या होता है, वो चीजें आपको एक्सप्रेस तौर पर, मतलब आपको मुख्य तौर पर वो चीजें बताई जाती हैं कि भाई इसके अंदर 5 साल की वारंटी है इस प्रोडक्ट में, या जैसे कोई आप सामान खरीदते हैं वारंटी में आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिपेयर आपको मिलेगा, फ्री टेक्नीशियन की आपको उसमें मदद की जाएगी। ऐसे इंश्योरेंस में कि भाई इंश्योरेंस में कि भाई आपका कितना मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेगा, किस हॉस्पिटल में मिलेगा, किस बीमारी के लिए मिलेगा, और आपको नो क्लेम बोनस कितना दिया जाएगा। अगर कोई चीज आपको बता के या लिख के दी जाए तो वो एक्सप्रेस आपको कंडीशन बताई जाती हैं, और इम्प्लाइड मतलब आपको अगर नहीं भी बताएं तो वो कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं। तो ये एजेंट का एक उत्तरदायित्व होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन सभी कंडीशंस को पॉलिसी होल्डर को एक्सप्लेन करें। उसके बाद कंसिडरेशन कैलकुलेशन, कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन ना बोल के इसको हम कहेंगे प्रीमियम कैलकुलेशन के एजेंट की तरफ से, कि जो उचित प्रीमियम है कि भाई कि जो बीमा का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो कितना प्रीमियम पॉलिसी होल्डर की तरफ से दिया जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन करके भी एजेंट को एक सही तरीके से पॉलिसी होल्डर को बतानी चाहिए। तो ये कुछ आपके प्रिंसिपल ड्यूटीज हैं आपकी एजेंट की। इसमें मेन तो आपका यही है कि भाई के प्रोडक्ट क्या है, बीमा जो प्रोडक्ट है, दूसरा उसके अंदर टर्म कंडीशंस क्या-क्या है, ठीक है? तीसरा उसके अंदर आपका कुछ हिडन कंडीशंस क्या है वो, प्लस कॉम्पेंसेशन प्रोसीजर, लास्ट में क्लेम सेटलमेंट, कि जब मैच्योरिटी होगा या फिर मान लिया पॉलिसी होल्डर के डेथ होगी तो किस तरीके से क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा, उसमें भी एजेंट को अपना कोऑपरेट करना चाहिए पॉलिसी होल्डर के नॉमिनीज के साथ, कि भाई आगे जब जिस पर्पस के लिए पॉलिसी कराई है, टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका सीधे तौर पर मकसद क्या होता है कि आपको बेनिफिट दिया जाए, ठीक है, कैजुअलिटी के टाइम पर या इंजरीज के टाइम पर, एक्सीडेंट के टाइम पर। तो उस समय भी एजेंट को अपना पूरा सहयोग पॉलिसी होल्डर या उसके जो आश्रित है उनको देना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये एक आपका जनरल प्रोटेक्शन एक्ट है, मतलब कि भाई बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर मतलब वो पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं जो कि बीमा कंपनी से सामान खरीदते हैं, या फिर एक वो आम कंज्यूमर भी हो सकता है, एक जनरल कंज्यूमर भी हो सकता है जो कि जो आपकी अदर कंपनीज हैं, ठीक है, उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आम भाषा में सीधे तौर पर कहें तो इसको कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई आजकल देखा गया था कि काफ़ी टाइम से कि कंपनीज क्या करती हैं अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, या फिर वो कुछ ऐसे उत्पाद या प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि क्वालिटी के नहीं होते, या फिर वो उन प्रोडक्ट के लो क्वालिटी प्रोडक्ट के हाई प्राइसेस चार्ज वो करती हैं। कुल मिला के मतलब दे अडॉप्ट सेवरल टेक्निक्स एंड मेथड टू हरेस कंज्यूमर, या और सिंपली इसको आप कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनको वो हनन करती है। तो संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें ये राइट मिला है कि अगर भाई कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई हमारे जो राइट्स हैं उनको अगर हैरेस करता है, तो उसके अगेंस्ट में हम क्लेम कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम रेमेडीज, ठीक है, क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। तो सीधे तौर पर जब उपभोक्ताओं की बात होती है तो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया था, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपली है कि टू अवेयर द कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, to guide the consumer, and as well as to help the consumer to get मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दी मार्केट। मतलब कुल मिला के एक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए, एक उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, एक उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, और साथ में एक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति
एक रेमेडीज, अगर उसको कोई नुकसान होता है किसी निर्माता, मैन्युफैक्चरर या किसी बिजनेसमैन के कारण, तो उसको क्षतिपूर्ति में भी ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मदद करता है, उसके अपने जो उसके अंदर बातें या उसके अंदर जो तथ्य लिखे गए हैं उसके कारण। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, कि जो ये एक्ट बना है इसके अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन सी बातें इसमें जोड़ी गई हैं, मतलब कितने तरह के राइट्स, कितने तरह के अधिकार कंज्यूमर को दिए गए हैं। एक चीज ध्यान रखिए, ये पॉइंट इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर है वो भी कंज्यूमर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो कुल मिला के एक जो नॉर्मल कंज्यूमर को राइट मिलते हैं, वही सेम राइट एक पॉलिसी होल्डर को, एक बीमित व्यक्ति को भी प्राप्त होते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जो एक नॉर्मल एक उपभोक्ता को अधिकार मिलने चाहिए एक सामान खरीदते वक्त, वही सारी चीजें जब एक बीमा उत्पाद खरीदा जाता है, क्योंकि बीमा भी एक बिजनेस है, बीमा कंपनियां अपने उत्पाद बेचती हैं, और बीमित व्यक्ति क्या है, जो पॉलिसी होल्डर खरीद रहा है वो एक ग्राहक है, वो एक कस्टमर है। तो कुल मिला के उसके लिए भी ये सारे जितनी भी संवैधानिक जो रूल्स हैं, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, रूल रेगुलेशन है, वो उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस ऑब्जेक्ट रखा गया इस एक्ट में, वो रखा गया राइट टू प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा का अधिकार, के जो भी उपभोक्ता है, जो भी पॉलिसी होल्डर हैं, ठीक है, उनको राइट है कि वो अपने लिए वो सभी फैसले ले सकते हैं जिसमें उनको बचाव मिलता है, या कह सकते हैं कि भाई वो जोखिम भरे फैसलों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन अवॉइड ऑल दी रिस्की एक्शंस, कि भाई उन सभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जिनमें उनको लगता है कि भाई उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो उनसे उनको अलग करने का अधिकार है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। अब ये आपका कहीं जुड़ा हुआ है पॉइंट अटमोस्ट गुड फेथ के साथ, मतलब कि जब एक पॉलिसी होल्डर एक बीमा उत्पाद खरीदता है तो उसको ये राइट है कि उसको सारी जानकारी उस बीमा उत्पाद से संबंधित मिलनी चाहिए, कि भाई उसको मेडिकल इंश्योरेंस बाय करना है तो मेडिकल इंश्योरेंस में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, कितना प्रीमियम उसको भरना होगा, वो सारी जानकारी उसको इंश्योरर या एजेंट के माध्यम से मिलनी चाहिए, ये उसका राइट है। तीसरा, राइट टू यूज। राइट टू यूज, अब ये आपका एक जनरल जो प्रोडक्ट है उनके लिए एप्लीकेबल होता है, कि भाई वो जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको यूज कर सकता है बाय करने के बाद। फिर उसके बाद आता है आपका राइट टू यूज, को इसको आप यूज एक और उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट टू चॉइस। इसको यूज ना करके राइट टू चॉइस, आपका चयन का अधिकार, मतलब आपको कंपनी फोर्सफुली एक प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप जो कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं, जो कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अपनी मर्जी से आप अपनी सहूलियत से अपना फायदा देकर, अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट देके, एक दूसरे से जितने प्रिंसिपल है देखो सब जुड़े हुए हैं, अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट देख के अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपना बीमा उत्पाद या बीमा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद आपका राइट टू बी हर्ड, मतलब आपकी बात दूसरा पक्ष सुनेगा, मतलब अगर बीमा किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें आपको नुकसान होता है या नुकसान होने की पॉसिबिलिटी आपको लगती है, तो आप उसके लिए सबसे पहले बीमा कंपनी के लिए बीमा कंपनी को एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको सूचना दे सकते हैं कि भाई एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं ये मेरे साथ हुआ है, ये मुझे नुकसान हुआ है या नुकसान हो सकता है, तो आप अपनी बात कंपनी के सामने रख सकते हैं और कंपनी आपकी बात को सुनेगी, कंपनी आपकी बात को एड्रेस करेगी। दैट मीन्स राइट टू बी हर्ड, कि कोई भी अगर आपको नुकसान होता है या नुकसान होने के आपको लगता है कि भाई डर है या पॉसिबिलिटी है, तो आप कंपनी को सूचित कर सकते हैं और कंपनी को उसके लिए ज़रूरी कार्रवाई या आपको कंपनी की जवाबदेही इसके लिए बनती है। फिर उसके बाद राइट टू सीक रीएड्रेसल, मतलब क्षतिपूर्ति, या इसको आप कह सकते हैं कि आपको मदद का अधिकार, कि अगर आपको कोई नुकसान होता है या आपको कोई दुर्घटना होती है या आपका बीमा उसमें कॉन्ट्रैक्ट के कारण कुछ क्षति उत्पन्न होती है आर्थिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, तो उसके लिए आप उस कंपनी से क्षतिपूर्ति के लिए हकदार हैं। आप अपने क्षतिपूर्ति के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए, क्लेम के लिए आप अपील कर सकते हैं, आप दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब जो उपभोक्ता सूचना है, उपभोक्ता शिक्षा है, उसके लिए आपको राइट है कि भाई आपको संपूर्ण जानकारी, मतलब एक तरह से ये आपका बेस्ड है अटमॉस गुड फेथ पे, मतलब पूरी तरह से जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी जरूरी जानकारियां हैं, वो आपको जानने का अधिकार है बीमा कंपनी की तरफ से, कि भाई बीमा क्या होता है, कितने प्रकार के उत्पाद हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या टैक्स बेनिफिट हैं, या जो भी चीजें हैं, वो सारी जानकारी आपको लेने का अधिकार है कंपनी की तरफ से। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं, राइट टू गेट कॉम्पनसेशन, कि अगर आपको कोई भी नुकसान हो तो आप उसके लिए, ठीक है, जो भी लीगल कॉम्पनसेशन है, जो भी, ठीक है, कानूनी क्षतिपूर्ति है, वो आपको कंपनी की तरफ से दी जाएगी। तो ये कुछ आपको राइट्स दिए गए हैं, ये जो नॉर्मली राइट्स आपको वैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी मिलते हैं, लेकिन एक जनरल जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत भी ये सारे राइट्स, ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं एज ए कंज्यूमर, कि भाई आप एज ए कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे राइट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। फिर इसके बाद इसका एक प्रोसीजर है आपका, कि भाई किस तरीके से आप, ठीक है, अपील कर सकते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल प्रोसीजर है कि भाई आपको कोई नुकसान होता है, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, कोई आपने सर्विसेज ली हैं किसी प्रोफेशनल से, किसी कंपनी से, या आपने बीमा उत्पाद खरीदा है, तो उसमें अगर मान लिया आपको कोई नुकसान होता है, तो सीधे तौर पर सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि भाई आपको, ठीक है, एक ईमेल के माध्यम से या आपको टेलीफोनिक माध्यम से या लिखित माध्यम से आपको कंपनी को सूचित करना होगा। ठीक है, आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी कि भाई मुझे नुकसान हुआ है, आपको पूरा डिटेल सबमिट करना होगा विद एविडेंस, विद प्रूफ, और प्लस विद पॉलिसी बॉन्ड पेपर, के जो आपने पॉलिसी आपने ले रखी कि भाई मेरे पास ये पॉलिसी है और उसके बाद मुझे इतना ये नुकसान हुआ है, तो आप उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपनी कंप्लेंट उसमें कर सकते हैं। उसके बाद रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, तो रिलीफ के तौर पर, अब जनरल की अगर बात करें, जनरल प्रोडक्ट की, तो जनरल रिलीफ क्या होती है कि भाई आपने कोई सामान खरीदा है, लैपटॉप आपने लिया है दुकान से, तो जनरल रिलीफ क्या होंगी आपका, अगर मान लिया लैपटॉप आपका खराब हो जाता है, ठीक है, वारंटी पीरियड में, तो लैपटॉप रिपेयर हो सकता है फ्री में, लैपटॉप रिप्लेस हो सकता है अगर उसके अंदर फॉल्ट है, डिफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्री टेक्नीशियन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, कोई पार्ट्स रिप्लेसमेंट है वो फ्री में किया जा सकता है, कुछ डेफिशिएंसी है उनको रिमूव किया जा सकता है। कुल मिला के ये क्या है, जनरल रिलीफ है। लेकिन अब जब हम बात करें इंश्योरेंस रिलीफ की, तो इंश्योरेंस रिलीफ में क्या होगा, सिंपली ये क्या होंगे, जैसे मान लिया आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको क्या किया जाएगा, रीएम्बर्स किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस केस में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस केस में, तो इसमें अगर मान लिया किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तो वो व्यक्ति को दोबारा उसको लाया नहीं जा सकता, तो उस केस में क्या होगा, जो भी मॉनेटरी अमाउंट है कॉम्पनसेशन वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जनरल इंश्योरेंस केस में क्या होगा, अगर मान लिया आपका पार्सली डैमेज है, जैसे मान लिया कार आपकी पार्सली एक्सीडेंट होता है, तो उसको या तो रिपेयर किया जाएगा, या फिर टोटल लॉस है, टोटल डैमेज है, तो उस केस में आपको फुल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में, तो जो भी आपके हॉस्पिटल बिल रहेंगे, जो भी आपका एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, तो उनका आपको रीएम्बर्समेंट किया जाएगा एज ए रिलीफ अंडर इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए आज के लिए इतना ही। उसके बाद अब फाइनली हमारे बस लास्ट टॉपिक बचा है आपका LIC एक्ट, GIC एक्ट, और तीसरा आपका एडा। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके बचे हैं हमारे, इनको हम कल लास्ट क्लास, मतलब सिलेबस की कल लगा के इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो टॉपिक है उसको हम रिवीजन में रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन सभी क्वेश्चन जो आपके हैं उनको 1 बाय 1 क्लास में हम रिवाइज करेंगे। होपफुली आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। जो आपका कोई डाउट अगर है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल में या गूगल क्लासरूम में आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसमें फिर आपको जो भी PDF होगा, जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे, वो आपको उसमें सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो
लॉकडाउन का टाइम है भाई, घर पे रहिए आप सभी लोग, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, आज की क्लास आज यहीं पे ओवर की जा रही है।